पहाड़ों में घूमना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार इन्हीं छुट्टियों के बीच इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं होती। ऐसा ही हुआ नीरज के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम नीरज है और मैं ऊना हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। अभी तो मैं बीटेक लास्ट ईयर में हूँ, लेकिन ये कहानी तब की है जब मैंने 12वीं पास की। हम स्कूल में मैं, मेरा दोस्त अजीत और शुभम तीनों एक साथ घूमा करते थे, पढ़ा करते थे और हमेशा एक साथ ही रहते थे। तो 12वीं पास हुई, हम तीनों ने अच्छे नंबर लिए। तो घर वालों को कहा था कि जब हम 12वीं पास करेंगे उसके बाद हम घूमने के लिए जाएंगे। तो वो दिन आ जाता है, हम धर्मशाला जाने का प्लान बनाते हैं। अजीत अपनी गाड़ी ले आता है। हमारे घर से धर्मशाला कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3-3.5 घंटे का सफ़र है। अजीत की गाड़ी में मैं, शुभम तीनों चल पड़ते हैं। जिस दिन हमने जाने का प्लान बनाया था उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बारिश आ जाएगी, लेकिन अगर हम रुकते तो शायद बाद में घर वाले जाने नहीं देते। तो इस वजह से हमने बारिश में ही चलने का फैसला किया। वैसे भी हमने गाड़ी में जाना था। मज़े मज़े में माहौल काफ़ी अच्छा था। पहाड़ों की वो वादियाँ, अंदर हमने गाने लगाए गाड़ी में, बाहर तेज़ कभी धीरे बारिश होती रही। 3 बजे करीब हम घर से निकले और 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 6 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए। देखो, हम समर में गए थे तो ज़्यादा वहाँ पर ठंड नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत गर्मी हो, मतलब कि बर्फ़ और ऐसे जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है वो समय नहीं चल रहा था। अब वहाँ पर पहुँचकर हमें सबसे ज़रूरी काम करना था होटल। हमने यहाँ से होटल बुक नहीं किया। अब धर्मशाला पहुँचने पर हमें अच्छे होटल मिल नहीं रहे थे। अब यहाँ पर हम ढूंढते रहते हैं। तब यहाँ पर अजीत कहता है कि हम धर्मशाला की मेन जो जगह है वहाँ से थोड़ा हटकर होटल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिजॉर्ट मिलता है, जो कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर भी मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट का मैं नाम नहीं बता सकता किसी कारण की वजह से। यहाँ पर हम गाड़ी को पार करते हैं और इस रिजॉर्ट में एंटर करते हैं। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था, जो कि धर्मशाला में होने की उम्मीद तो नहीं थी। खैर, साइड में हम देखते हैं काफ़ी हरियाली थी और सामने मेन दरवाज़ा था उस होटल का। काफ़ी चलने के बाद हम अंदर जाते हैं। वहाँ पर काउंटर पर हमें एक आंटी और एक अंकल दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर रिसेप्शन पर काम करते थे। जब मैं अंदर एंटर करता हूँ, ये बहुत आलीशान अच्छा रिजॉर्ट था। हमने यहाँ पर 2 से 3 दिन रहना था, तो हमने सोचा कि ये तो सही चीज़ मिल गई। तो यहाँ पर अजीत और शुभम आंटी और अंकल से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर रेट क्या होंगे एक रूम के, और बाकी चीज़ें वो पूछते रहते हैं। मैं अब ऐसे ही इस रिजॉर्ट को देखता देखता आगे निकल जाता हूँ। जो एंट्रेंस थी उसके बिल्कुल सामने 2nd फ्लोर के लिए बड़ी चौड़ी सी सीढ़ियाँ जा रही थी। तो यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ और मैं सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुँच जाता हूँ। ऊपर से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी आंटी वहाँ पर खड़ी दिखाई देती है और वो धीरे धीरे मेरे पास आ जाती है। मेरे पास आकर वो खड़ी रहती है। देखने में उसकी उम्र 70 साल ऐसी रही होगी, थोड़ी बूढ़ी महिला थी। तो वो आंटी मेरे बैग की तरफ देखे जा रही थी। मैंने पूछा कि आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आंटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जवाब तो दूर, उसने रिएक्शन भी नहीं दिया। वो बस ऐसे ही खड़ी रही। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपना सामान पकड़ता हूँ और सीढ़ियों से नीचे रिसेप्शन की ओर जाने लगता हूँ। वहाँ पर अपने अजीत और शुभम दोनों बातें कर रहे थे और वो मेरी तरफ आ रहे थे, मैं उनकी तरफ आ रहा था। तो वहाँ पर वो मुझे आकर कहते हैं कि होटल वाले कहते हैं कि एक कमरे में मैक्सिमम 2 लोग ही सो सकते हैं। अगर आप 3 लोग हो तो आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। अब यहाँ रहना तो है ही, अब दूसरा होटल तो यहाँ मिलेगा नहीं, हम ढूंढेंगे भी नहीं। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो ठीक है, 2 रूम ले लो, हम देख लेंगे। उसके बाद अजीत और शुभम फिर से काउंटर की ओर जाने लगते हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगता हूँ, लेकिन तभी पीछे से वही आंटी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। अब भी वो यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही थी। अब मुझे थोड़ा सा उससे डर लगने लगा। और कपड़ों की बात करें, जो पहाड़ों में महिलाएं रहती है बिल्कुल वैसे उन्होंने कपड़े पहने थे। अब मैं उनसे बात करता हूँ कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए। वो नहीं बोलती। मैं फटाफट अपने सामान को खींचता हुआ काउंटर के पास आ जाता हूँ।
अब यहाँ पर जो आंटी रिसेप्शन पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि पीछे जो आंटी खड़ी है, मतलब वही औरत, वो यहाँ पर मेड का काम करती है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इन्हें बता सकती हैं, लेकिन इन्हें बेचारी को सुनाई नहीं देता और ना ही ये बोलती है। आप इशारों से समझाना, ये बहुत सालों से काम कर रही है, ये समझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा, मुझे लगा शायद वो पूछ रही होगी आपको सामान कहाँ छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं उन्हें हल्का सा सर मारकर चला जाता हूँ और अपने रूम में जाते हैं। हम एक ही रूम में एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह तो पता था कि हमें सोना एक बंदे को अकेला पड़ेगा। तो यहाँ पर अजीत कहता है कि मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मैं ऐसे ही किसी के साथ सोऊंगा, क्योंकि अकेले सोने में उसे बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पर शुभम कहता है कि मैं भी अकेला नहीं सोऊंगा। तो हम बाद में बातचीत करते हैं। अब देखो, वो दोनों तो अकेला सोना नहीं चाहते थे, तो बचा कौन? अब लास्ट में मुझे रात को अकेले सोना पड़ना था, इसलिए अपना सामान उठाकर मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ और इन्हें कहता हूँ कि जल्दी से मुंह हाथ धो लो, जो भी करना है आराम कर लो, आधे घंटे के बाद हम रात का खाना खाने के लिए चलेंगे। इस समय करीब 7 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, फटाफट मुंह धोता हूँ। अब अजीत और शुभम को थोड़ा टाइम लगना था, एक तो उनके पास बाथरूम एक था और ऊपर से शुभम को अपनी फ्रेंड की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो थोड़ा सा उन्हें टाइम लगना था। मुझे 10 मिनट लगते हैं, मैं फटाफट मुंह हाथ धोकर बैठा होता हूँ। तो मैं सोचता हूँ चलो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, कितना देर फ़ोन चलाएंगे। तो मैं उठता हूँ, टीवी को ऑन करता हूँ और जब मैं पीछे अपने बेड की तरफ जाता हूँ, टीवी बंद हो जाता है। मैं फिर से उठता हूँ, टीवी को ऑन करता हूँ तो टीवी फिर से ऑन हो जाता है। मैं फिर से पीछे होता हूँ, टीवी फिर से बंद हो जाता है। अब मैं ध्यान देता हूँ कि टीवी का जो मेन स्विच था वो तो ऑन ही था, जो टीवी को ऑन करने वाला बटन होता है उसे फिर से दबाना पड़ता है। और फिर से टीवी ऑन था, मैं पीछे होता हूँ, टीवी बंद हो जाता है। और मैंने कहा कि ये क्या, ये कैसे बंद हो रहा है? तो मैं टीवी का रिमोट जैसे ही ढूंढने लगता हूँ, पीछे देखता हूँ, मेरे दरवाजे पर वो मेड खड़ी हुई थी। उसके हाथ में वो रिमोट था जिससे वो टीवी को बंद कर रही थी। मैं उसके पास जाता हूँ और वो मुझे रिमोट देकर मेरी तरफ देखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दरवाजे के बाहर जाने के बाद वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और दरवाजे की तरफ इशारा करती है और चली जाती है। शायद उसका मतलब होगा कि दरवाजे को बंद कर लो। वैसे मेरी भी गलती है कि मैंने दरवाज़ा ही नहीं बंद किया, ये गलत चीज़ थी मेरी। तो खैर मैं टीवी को देखता हूँ, करीब 8 बज जाते हैं। फ़ोन चलाता हूँ, टीवी देखता हूँ, घर वालों से बात की। तो बाद में 8 बजे मुझे शुभम फ़ोन करता है कि चल यार जल्दी कर, हम निकलते हैं। मतलब लेट उन्होंने करवाया और कैब वो मुझे रहा था। तो उसके बाद मैं उसके रूम में जाता हूँ जो कि साथ ही में था। तो बाद में हम तीनों नीचे चले जाते हैं और रिसेप्शन पर बैठे अंकल से पूछते हैं हम कि यहाँ पर अच्छा खाने के लिए डिनर करने की कोई जगह है क्या। तो वो हमें बताते हैं कि साथ ही में एक जगह है, वहाँ पर चले जाएं। तो हम वहाँ पर चले जाते हैं। खाना खाकर जब हम वापस से रिसोर्ट में एंटर करते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे रूम का जो साथ वाला रूम है उसकी बैल्कनी में 2 बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की है जो थोड़ी सी बड़ी है, 5-6 साल की, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, मतलब छोटे छोटे हैं बच्चे, तो वो खेल रहे हैं। तो मैं देखता हूँ यार ये रात को सोने नहीं देंगे, ये बहुत आवाज़ करेंगे। तो खैर हम ऐसे ही एंटर कर जाते हैं रूम में। शुभम और अजीत अपने कमरे में, उनके साथ ही मेरा कमरा था और एक तीसरा कमरा था जिसकी बैल्कनी में मैंने बच्चों को देखा था। तो खैर वो अपने कमरे में जाते हैं, मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जब 10-15 मिनट फ़ोन चलाने के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे में ब्लैंकेट नहीं है। मैं शुभम को फ़ोन करता हूँ, वो कहता है कि ब्लैंकेट हमारे पास 2 ही है, तेरे कमरे में होनी चाहिए, क्यों नहीं है? तो अलमारी को चेक कर। अलमारी में कुछ भी नहीं था। मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ नीचे से ब्लैंकेट मंगवाने के लिए। जैसे ही मैं रूम के दरवाजे के बाहर ही आता हूँ, सीढ़ियों में मुझे वही मेड खड़ी हुई दिखाई देती है, उसके हाथ में ब्लैंकेट। वो मेरे पास आती है, ब्लैंकेट को पकड़ाती है और हंसकर वो चली जाती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी तो उसके बाद में वो वहीं खड़ी होकर रुककर मेरे कमरे की तरफ, अभी मैं बाहर ही खड़ा था, तो मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके बाद में वो सीधा नीचे चली जाती है। अब यहाँ पर मुझे ये आंटी शुरू से ही अजीब लग रही थी, अब ये ऐसी चीज़ें कर रही थी तो और भी अजीब लग रही थी। तो खैर जब मैं अपने कमरे में जाने ही वाला होता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे साथ में जो कमरा है
उसमें ताला लगा हुआ है, बल्कि वहाँ पर बैल्कनी में मैंने 2 बच्चे खेलते हुए देखे। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मैं अपने कमरे में जाता हूँ, इस बात को मैं भूल ही जाता हूँ और ऐसे ही करीब 1 घंटे बाद मुझे नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही समय 12:30 के पार जाता है, मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। किसी की पैरों की आवाज़ मुझे लगातार आती जा रही थी। पहले पहले मुझे लगा कि शायद कोई होगा, लेकिन फिर 1 मिनट बाद मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि यहाँ पर रो में सिर्फ 3 कमरे हैं। एक मेरा, एक में अजीत और शुभम है जो कि सो रहे हैं, और तीसरा जिसमें ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोई बार बार क्यों आ जा रहा है? देखो, एक बार कोई आए माना, बार बार। तो फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा शायद मैं वैसे ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सो जाता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में वो पैरों की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे ऐसा लगा कि कोई दौड़ कर आ रहा है और मेरे रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और फिर से दौड़ गया। अब यहाँ पर देखो, मुझे डर तो वैसे इन चीज़ों से नहीं लगता था, लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि इंसान को वैसे ही डर लगने लगता है। मुझे अब काफ़ी डर लग रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करता हूँ ये देखने के लिए कि शायद जो तीसरे कमरे में लोग रह रहे हैं वो वापस आ रहे हों और उनके बच्चे ऐसे दौड़ रहे हों। तो मैं बाहर निकलता हूँ। अब बाहर जाकर मेरी हालत और ज़्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि मैं देखता हूँ तीसरे कमरे में अभी भी लॉक लगा हुआ है। तो कोई भला इस कॉरिडोर में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 कमरे बाकी है, एक मेरा और एक शुभम और अजीत का। तो फटाफट मैं अंदर जाता हूँ, कुंडी लगाता हूँ और बिस्तर में अच्छे से ब्लैंकेट को लेकर सोने की कोशिश करता हूँ। 1 घंटा में सोता हूँ। बाद में देखता हूँ कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। पैरों की आवाज़ें भी बंद हो गई थी। तो यहाँ पर मैं बैल्कनी में बाहर जाता हूँ स्ट्रीक डालने के लिए। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जाता हूँ बाहर स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाने के लिए। मैं बैल्कनी में जैसे ही जाता हूँ, सामने मुझे वो स्विमिंग पूल दिखाई देता है और उस स्विमिंग पूल में 2 बच्चे डूबे हुए मैं देखता हूँ। ये देखते ही अचानक से मेरी चीखें निकल जाती है। मैं वहाँ पर चिल्लाता हूँ और फटाफट शुभम के कमरे में चला जाता हूँ। इन दोनों का दरवाज़ा खटखटाता हूँ तेज़ तेज़ से। तो ये दरवाजे को खोलते हैं और ये मुझे पूछते हैं क्या हुआ। तो मैंने बताता हूँ कि वहाँ स्विमिंग पूल में 2 बच्चे डूबे हुए हैं जो कि साथ के कमरे में थे। तो वो भी फटाफट से बैल्कनी से देखते हैं, लेकिन उस समय वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं कि क्या हुआ, तूने दारू तो नहीं पी ली? अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। मैं उन दोनों को पकड़ता हूँ और हम तीनों नीचे रिसेप्शन पर जाते हैं। इस समय एक नए अंकल वहाँ पर बैठे हुए थे। जो पहले थे जब हमने बुकिंग की, वो यहाँ पर नहीं थे। मैं उन्हें बताता हूँ कि बाहर पूल में कोई डूबा हुआ है। वो कहते हैं क्या? वो भी फटाफट देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और मैं भी हैरान। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर 2 बच्चों को डूबते हुए देखा था, लेकिन वो अब नहीं थे। आज भी जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 2 बच्चे जो कि साथ वाले कमरे में थे वो डूबे हुए हैं, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। तो मैंने उन्हें कहा कि वो बच्चे मेरे साथ वाले कमरे में बैल्कनी में खेल रहे थे जब हम डिनर करके वापस आए। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, उस रो में 3 कमरे हैं और 2 आपने बुक किए, तीसरा कमरा काफ़ी दिनों से बुक नहीं है, और अगर ज़्यादा लोग हो तो ग्राउंड फ्लोर है, और आप ही ने पहाड़ों का व्यू देखने के लिए 1st फ्लोर लिया। अब यहाँ पर मेरा दिमाग तब हिल गया जब उन्होंने बताया कि 3rd रूम में कोई है ही नहीं। लेकिन उस दिन मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं की। शुभम अजीत मुझे कहने लगे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? लेकिन मैं उन्हें समझा रहा था कि अभी मैंने क्या देखा। उन्हें भी पता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे एक्टिंग तो नहीं करेगा। बाद में मैं अपने उस कमरे में अकेला नहीं जाता, हम तीनों जाते हैं। वहाँ से मेरा सारा सामान उठाते हैं और यहीं एक कमरे में हम सो जाते हैं। होटल वालों को कहते हैं कि प्लीज़ आप नीचे गद्दा बिछा दीजिए। वो भी कहते हैं चलो ठीक है, पैसे तो हमने दे ही दिए थे। तो उस दिन सारी रात मैं ऐसे ही बैठ कर सोकर लेट कर काटता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ। फिर अगले दिन हम सुबह त्रियुंड ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे,
लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए। ये कहानी मैंने जिसको भी आज तक बताई उसने नहीं मानी, लेकिन मैं आज भी यकीन से कह सकता हूँ कि बैल्कनी में भी बच्चे देखे थे, स्विमिंग पूल में भी बच्चे देखे थे। और आपको बता दें कि मैं कोई नशा नहीं करता। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिए या कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।